हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली का जो हमारा चैप्टर चल रहा था हिंदी मीडियम कक्षा 11 वालों के लिए, उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। क्योंकि पार्ट 1 में हमने दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ समझाया था, विशेषताएं समझाई थी, और विशेषताओं के साथ में ही जो गुण हैं, लाभ हैं, महत्व है, वो भी हमने साथ में हेडिंग दे दी थी और लगभग 20 हेडिंगें दी थी। पहले वाला अगर क्लास ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, या वो क्लास इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिससे वो भी क्लास आप देख लोगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। भाई, दोहरा लेखा प्रणाली के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में दोहरा लेखा प्रणाली में कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं, उनकी भी बात करेंगे। इसके बाद में ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आधा चैप्टर हो चुका है, आधा अब होगा। तो पहले नंबर पे रिवाइज करने के लिए हम लिखेंगे यहां पर दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। ओके, और थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, 1 मिनट में आप लोग समझ जाओगे। देखो, दोहरा लेखा प्रणाली 2 शब्दों से मिलकर के बनी है, दोहरा प्लस लेखा। प्रणाली का मतलब होता है पद्धति। तो पहले दोहरा और लेखा का मतलब समझेंगे। दोहरा लेखा का मतलब सीधा सीधा होता है कि कोई भी लेन देन हो रहा है, उस लेन देन के दोनों पक्षों में लेखा करना दोहरा लेखा कहलाता है। यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई भी लेन देन हुआ है उसको 2 बार लिखना दोहरा लेखा कहलाता है। क्यों? यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों में, और सबसे ज्यादा तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनमें कंफ्यूजन होता है। वो शब्दों को पकड़ते हैं और सोचते नहीं वैसा ही लिख दे, तो वहां पर गलत हो जाता है। आपको सही से लिखना है, इस तरह से लिखना है कि दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है, या दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक सौदे के, प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष, डेबिट और क्रेडिट, पाने वाला और देने वाला, क्रेता और विक्रेता, दोनों का एक साथ धनराशि में अंकन करते हुए, या धनराशि में आंकते हुए, या धनराशि में लेखा करते हुए लेखांकन प्रक्रिया करना दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। अब एक चीज और है, ये दोहरा लेखा प्रणाली 100% डेबिट और क्रेडिट ये दोनों को साथ लेकर के चलती है। ये डेबिट और क्रेडिट का जो चक्कर है, अगला चैप्टर जर्नल है, उसमें वो चीज हम समझेंगे। लेकिन इतना तो समझते ही हो कि डेबिट और क्रेडिट ये 2 शब्द ऐसे हैं जो अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट दोनों के साथ होने का मतलब है कि जितना हम बैलेंस डेबिट में डालेंगे उतना ही बैलेंस हम कहां डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे। तो इस तरह से आप लोग अगर किताब से पढ़ोगे तो जल्दी याद नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बहुत टफ लैंग्वेज होगी। और आप जब पेपर में लिखोगे तो इस तरह से लिखना कि दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की वह प्रणाली है जिसमें प्रत्येक लेन देन को डेबिट और क्रेडिट करके दोनों पक्षों में एक साथ लेखा किया जाता है। ऐसी प्रणाली को हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो लूकस पैसियोली थे, जो इटली के निवासी थे। उनके अनुसार कोई भी लेन देन अगर होता है तो उससे कम से कम 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, एक लेने वाला और दूसरा देने वाला, एक क्रेता तो दूसरा विक्रेता, एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला। तो इस तरह से जो लेन देन हो रहे हैं उन दोनों का जो हिसाब किताब है वो कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो इस प्रकार की पद्धति, उससे हमको गणितीय शुद्धता का भी ज्ञान मिलता है, जिससे जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट, अगर दोनों में अंतर आ रहा तो हमको पता चल जाता है। ऐसी पद्धति को हम कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, या पद्धति। प्रणाली का मतलब तरीका से होता है, ठीक है। चलिए अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमने टॉपिक लिया है वह है दोहरा लेखा प्रणाली के गुण या लाभ। ठीक है, देखो गुण भी आ सकते हैं और लाभ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी हेडिंगें जो हमने विशेषताओं बताई, आप देखना कई हेडिंगें यहां पर फिर से मैच करेंगी। तो ये है सब मिलती जुलती। जैसे ये पेन बहुत अच्छा चलता है, ये इसका गुण भी है, अच्छा चलता है तो इसका लाभ भी है। और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अच्छा चलता है। तो ये सब चीजें एक जैसी बेटा मिलती हुई चली जाती है। तो माइंड में भ्रमित मत होना, जो लिखने के लिए आए उसको आपके PDF नोट्स में बहुत ईजी तरीके से हमने दे दिया है। और बच्चे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं 9719811101 ऑफिस का नंबर है, जहां से आप हमसे जुड़ सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के गुण और लाभ की। तो कौन कौन से गुण और लाभ है? पहले नंबर पे पहला जो लाभ आता है वह आता है गणितीय शुद्धता। गणितीय शुद्धता,
गणितीय शुद्धता का यहां पर सीधा सा मतलब है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके दोनों ओर का जब बैलेंस है, जब बराबर आता है, दोनों ओर का बैलेंस मैच कर जाता है, दोनों ओर का टोटल बराबर होता है, इसका मतलब है कि हमारा कोई भी जो लेखांकन हुआ है उसको लिखने में गलती नहीं हुई है, यह अनुमान लगाया जाता है। इसी को कहते हैं हम गणितीय शुद्धता। दूसरी चीज है वैज्ञानिक प्रणाली। वैज्ञानिक प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली कहते किसके लिए हैं? देखो, वह प्रणाली या वह तरीका जिसके परिणाम हर जगह पर एक समान आए, जिसमें निश्चित नियमों का, कायदों का, कानूनों का पालन किया जाए, उसके लिए हम कहते हैं वैज्ञानिक प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली आप कहीं चले जाइए, चाहे इंडिया में रहिए, चाहे आप अमेरिका में जाइए, चाहे आप कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आपको जो जर्नल एंट्री करनी होगी, जो लेखांकन प्रक्रिया अपनानी होगी, वो बिल्कुल एक जैसी होगी और उनमें कोई भी अंतर नहीं होगा, तो एक जैसी होगी। इसलिए इस प्रणाली को हम कौन सी कहते हैं? वैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं। तीसरा, पूर्ण लेखे प्रकट करना। जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसमें लेखांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मतलब स्पष्ट होती है। जैसे एक जर्नल एंट्री भी अगर हम करके दिखा दें, जैसे फर्नीचर हमने खरीदा तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, नगद खरीदा होगा तो टू कैश अकाउंट, और नरेशन में लिखते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग पूरी बात। 10,000 का खरीदा तो 10,000 यहां पर और 10,000 यहां पर। अब ये चीज पूर्ण लेखा प्रस्तुत कर रहा है। इसमें देखो सारी चीजें एकदम क्लियर होती चली जा रही हैं कि फर्नीचर आ रहा है तो ये डेबिट हो रहा है, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट हो रही है। डेबिट के आगे डीआर लिखा हुआ होता है, क्रेडिट के आगे कुछ लिखा नहीं होता, दूसरे को अपने आप क्रेडिट मान लिया जाता है। तो इस तरह से फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो ये एक गणितीय शुद्धता भी बताएगा कि भाई दोनों ओर कैसे हैं, 10,000 हैं। वैज्ञानिक प्रणाली इसलिए है क्योंकि एक नियम के अनुसार ही ये जर्नल का लेखा हुआ है। तीसरा है पूर्ण लेखे प्रकट करना। इसमें जो लेखांकन प्रक्रिया है पूर्ण रूप से डिस्प्ले कर रही है कि भाई हाँ आपने क्या इसमें किया है। और अगला जो हमारा आता है चौथे नंबर पे, दोनों पक्षों की जानकारी। दोनों पक्षों की जानकारी। देखो सबसे बड़ा लाभ इस प्रणाली का यही है। इससे पहले इकहरा लेखा प्रणाली होती थी। इकहरा लेखा प्रणाली में क्या होता था कि जो काम किया उसको सिर्फ एक सिंगल एंट्री में कर दिया जाता था, लेकिन यहां पर अब हम आपको बताएं कि दोनों पक्षों की जानकारी देने के लिए जो दोहरा लेखा प्रणाली है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर हमने खरीदा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन नगद खरीदा, उधार खरीदा, ये दूसरी लाइन से हमको पता चल रहा है। अगर हम उधार खरीदते तो यहां पर अभी किसी का नाम आते, जो लोग हमें बेच रहे हैं उनका नाम आता। तो ये प्रणाली कितनी अच्छी है कि इससे दोनों पक्षों की जानकारी हमको मिल जाती है। फर्नीचर जैसे एक्स से खरीदा, अगर ये होता तो उधार हो जाता, 2x करके यहां पर आ जाता, अकाउंट नहीं लगता, तो सीधे क्या आ जाता, 2x आ जाता है। उधार खरीदने में देखो अब दोनों पक्ष बता रहे हैं। नगद में खरीदा है तो क्या आएगा, 2 कैश अकाउंट आएगा, जो जर्नल हम आगे भी आपके लिए सिखाएंगे। तो मेरा समझाने का मतलब है दोनों पक्षों की जानकारी इससे मिलती रहती है। ओके, तो दोनों पक्षों की जानकारी मिलने के बाद में अगला जो है वो है छल कपट को रोकना। पांचवा अगला जो लाभ है वह है छल कपट को रोकना। छल कपट को कैसे रोका जा सकता है? जितना हम माल खरीद करके लाएं उससे ज़्यादा बेच नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो हमेशा जितना हम परचेज करके ला रहे हैं वही हम सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग घपलेबाजी करते हैं तो समझ लो कि वो बिल काट ही नहीं पाएंगे, वो लेन देन कर ही नहीं पाएंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रणाली है वो छल कपट के लिए भी रोकती है। और छठे नंबर पे है न्यायालय में मान्यता। सबसे बड़ा जो लाभ है दोहरा लेखा प्रणाली का वो यही है कि अगर कोई वाद विवाद हो जाए, कोई समस्या हो जाए, कहीं पर कोई दिक्कत पैदा हो जाए, तो ये जो प्रणाली है वो न्यायालय में भी मान्य है। यानी कोर्ट भी मानता है कि हाँ डबल एंट्री सिस्टम से अगर किसी ने लेखे किए हैं तो दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं पर शुद्धता होगी, तभी दोनों ओर का जो योग है वो मैच करेगा। तो ये न्यायालय में भी क्या है, मान्य है। और 7वें नंबर पे देखो, हेडिंग्स तो मैं इतनी बता दूंगा कि किसी किताब में नहीं मिलेंगी। समय व श्रम
की बचत। ये भी इसकी एक क्या है, बहुत बड़ा गुण है या लाभ कहें हम, कि समय और श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि बड़े से बड़े लेखांकन सिर्फ इन दो लाइनों में ही निपटाए जा सकते हैं, या इनको और संक्षिप्त रूप में देखो। दोहरा लेखा प्रणाली में सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं आती है, इसमें तलपट भी आता है, इसमें खाता बही भी आती है, इसमें जर्नल एंट्री भी आती है, पूरा सिस्टम आता है अंतिम खाते तक। तभी तो आर्थिक चिट्ठा का दोनों ओर का जो टोटल है वो बराबर आता है। कहीं आप समझ जाओ दोहरा लेखा प्रणाली में सर जी एक जर्नल एंट्री बता रहे हैं, क्या वही होता है? जी नहीं, वही नहीं होता है। प्रारंभ से लेकर के और अंतिम खाते तक जितने भी अकाउंट बनते हैं, जितने भी लेखांकन प्रक्रिया होती है, वो सब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये 7वें नंबर पे है समय व श्रम की बचत, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली से समय और श्रम दोनों को बचाया जा सकता है। समय को कैसे बचाया जा सकता है भाई? बड़े से बड़े लेखे हैं, संक्षेप में 2 लाइनों में 3 लाइनों में लिख दिए जाते हैं, तो इससे हमारा क्या है, समय बचता है। श्रम कैसे बचता है? जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए 1 मिनट लगता है समझने में कि लेखांकन प्रक्रिया कैसी होगी, वो तुरंत लिख देते हैं। अगला जो लाभ है 8वें नंबर पे, छोटे व बड़े सभी व्यापारों के लिए उपयोगी। ये जो प्रणाली है वो चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, सभी व्यापारों के लिए कैसी है, उपयोगी है, क्योंकि इस प्रणाली के माध्यम से हर तरीके का व्यापार कंट्रोल किया जाता है। तो ये प्रणाली ऐसी बिल्कुल नहीं है कि पता चले कि छोटे व्यापार में काम नहीं करेगी, बड़े में ही करेगी, या छोटे में करेगी बड़े में नहीं करेगी। तो ये ऐसी प्रणाली नहीं है। तुम्हारा लेखांकन का जितना दायरा बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेखांकन का जितना रूप बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेखांकन का क्षेत्र जितना बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये प्रणाली उतने ही अच्छे से काम करती चली जाएगी। अगला 9वें नंबर पे जो आता है वो आता है व्यापार की स्थिति का ज्ञान। व्यापार की स्थिति का ज्ञान। देखो व्यापार की जो असली स्थिति है वो तो हमको आर्थिक चिट्ठे से पता चलती है, और आर्थिक चिट्ठा भी दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित है। तो दोहरा लेखा प्रणाली से हमारे व्यापार की जो स्थिति है उसका भी पता चलता है। 10वें नंबर पे तुलना करने में सहायक। ये बहुत बड़ा इसका लाभ है कि हम कहीं पर भी कंपेयर करेंगे, जैसे पिछले 2 साल पूर्व का करेंगे, फिर पिछले साल का करेंगे, फिर इस साल का करेंगे, तो हम उससे क्या है कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हमारे पुराने खातों के अनुसार और नए खातों के अनुसार क्या लेन देन चल रहा है, कैसी स्थिति चल रही है। ओके, तो ये 10 लाभ हो गए, लेकिन मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। और अगला है, चलो 11वें नंबर पे, तलपट का निर्माण। तलपट का निर्माण। तलपट का निर्माण का मतलब है कि तलपट एक परीक्षा सूची है जो हमको गणितीय शुद्धता बताती है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ओर का टोटल बराबर है। तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं पर गणितीय शुद्धता अपनाई गई है। तो तलपट का निर्माण करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है, और तलपट का निर्माण जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही होता है। तो ये भी इसका एक बड़ा लाभ है। ओके, और अगला है हमारा 12वां, दोनों पक्षों का बराबर योग। ओके, इसका अगला जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि दोनों जो पक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 13, निर्णय लेने में सहायक। निर्णय लेने में सहायक। निर्णय लेने में किस तरह से सहायक है? निर्णय लेने में सहायक का मतलब सीधा सीधा है कि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हम देखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना तेजी से माल बिक रहा है, कितना तेजी से हम खरीद रहे हैं। तो उसके बेस पे हम जो निर्णय हैं उनके लिए हम ले सकते हैं। और 14 है, पूर्वानुमान लगाने में सहायक, लगाने में उपयोगी। और 15वां है, व्यापारी के लिए जरूरी सूचनाएं मिलना।
ओके, ये 15 हेडिंग हो गई जो दोहरा लेखा प्रणाली के गुण अथवा लाभ हैं। इनको एक बार आप पढ़ोगे बहुत इजी तरीके से याद हो जाएंगी। पहला है गणितीय शुद्धता। इससे गणितीय शुद्धता का मतलब अंकों की जो शुद्धता होती है वो पता चलती है। वैज्ञानिक प्रणाली का मतलब निश्चित नियमों का, कायदों का, कानूनों का पालन होता है। पूर्ण लेखे प्रकट करने का मतलब इसमें जो लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण रूप से अपनाई जाती है। दोनों पक्षों की जानकारी का मतलब है डेबिट और क्रेडिट के लिए। छल कपट को रोकने का मतलब सीधा यहाँ पर है कि अगर कोई व्यक्ति हेर फेर करता है उसके लिए रोकना। न्यायालय में मान्यता का मतलब है कोर्ट भी इसके लिए मान्यता है। समय व श्रम की बचत का मतलब है कि इसको अपनाने से समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। छोटे व बड़े सभी व्यापारों के लिए उपयोगी है। व्यापार की आर्थिक स्थिति का इससे ज्ञान पता चलता है। तुलना करने में भी यह सहायक है। तलपट का निर्माण भी इसी की सहायता से होता है। दोनों पक्षों का जो बराबर योग है वो इससे मिलता है। अगला है निर्णय लेने में सहायक है। यह पूर्वानुमान लगाने में उपयोगी है और व्यापारियों के लिए जरूरी सूचनाएं भी दोहरा लेखा प्रणाली से मिलती हैं। तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा गुण हैं इसमें, और अगर बढ़ाना चाहोगे इसके लिए तो और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना ही पर्याप्त है। और अगर बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ जाती, लेकिन चलिए मैं इतनी ही बताऊंगा। और अगला जो टॉपिक है इसका वो है दोष का। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष, इसमें कुछ कमियां भी हैं। ओके, और कभी कभी दोस्त बहुत कम पूछता है दोस्त, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। ठीक है, चलिए समझाते हैं आपके लिए। देखो, इसमें कुछ कमियां भी हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? सबसे पहली जो इसमें कमी है वह है अधिक ज्ञान की आवश्यकता। अधिक ज्ञान की आवश्यकता। दोहरा लेखा प्रणाली अपनाने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसको डेबिट और क्रेडिट का पूरा ज्ञान हो। तो इसलिए जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे व्यापारी हैं वो इसका प्रयोग अपने आप नहीं कर पाते हैं। तो पहला है ये अधिक ज्ञान की आवश्यकता। नंबर 2, कठिन प्रणाली का होना। इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा टफ है कि कहां पर डेबिट होगा, कहां पर क्रेडिट होगा। उसमें भी कभी कभी ऐसे लेन देन हो जाते हैं जिनके लिए लिखना भी मुश्किल होता है। जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में कोई व्यक्ति आया और वो 5 लाख रुपए का ऑर्डर दे गया, लेकिन हमारे लिए पैसे दे के नहीं गया, उसका लेखांकन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने हमको पैसे दिए ही नहीं जो हम लेखा करें। लेकिन ये भी पता है कि वो माल खरीदेगा, ये भी पता है कि उससे हमें फायदा होगा, लेकिन फिर भी लेखांकन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जो प्रणाली है वो कैसी है? कठिन प्रणाली है। नंबर 3, कार्य का बोझ अधिक होना। जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसको अपनाने से जो कार्य है या काम का बोझ है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, दोनों पक्षों में एक समान गलती का पता ना लगना। ठीक है, ये क्या चीज होती है? जैसे हम फर्नीचर खरीद रहे थे 10,000 का, पता चला 10,000 की जगह दोनों पक्षों में डेबिट में और क्रेडिट में 1,000 लिख गया। अब क्या होगा? दोनों ओर का जो टोटल है वो तो मैच कर जाएगा और हमको गलती का भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों पक्षों में अगर एक समान गलती हो गई है तो इसकी जानकारी भी इस दोहरा लेखा प्रणाली से नहीं मिलती है। और अगला 5वें नंबर पे है समय का दुरुपयोग। समय का दुरुपयोग का मतलब यहाँ पर यही है कि जितना हमको लाभ होना है वो तो वैसे भी होता है, लेकिन इस प्रणाली को करने से तमाम किताबों को मेंटेन करना होता है, लेखांकन प्रक्रिया अपनानी होती है, तो समय तो लगता ही है। ठीक है, और अगला है 6ठे नंबर पे सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता ना लगना। ये क्या होती है? सैद्धांतिक। पता चले हम रमेश के लिए माल बेच रहे हैं और लेखा हो जाए कि हम नरेश के लिए माल बेच रहे हैं, तो रमेश और नरेश नाम से लेखांकन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कमी पकड़ में ही नहीं आएगी। तो इस तरह की अशुद्धियों को हम सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं। इनका भी पता दोहरा लेखा प्रणाली से नहीं चलता है। और इसके 7वां नंबर है लाभ हानि की जानकारी ना मिलना।
जो दोहरा लेखा प्रणाली है, इससे व्यापार की स्थिति का तो बाद में पता चल जाता, लेकिन कितना लाभ हो रहा है कितनी हानि हो रही ये लेखा करते समय पता नहीं चलता है। और 8वें नंबर पे है धन का अपव्यय, क्योंकि अधिक कर्मचारी रखने होते हैं, लेखांकन प्रक्रिया अपनानी होती, कंप्यूटर रखने होते हैं, तो इस कारण से जो धन है उसका भी अपव्यय होता है। तो ये इसमें 8 दोष हैं, अगर लिखने के लिए आ जाएं तो 8 दोष बहुत सरल तरीके से मैंने बताए हैं, इनको आप आसानी से लिख सकते हो। ये दोहरा लेखा प्रणाली का जो चैप्टर था वो यहीं पे दी एंड होता है। कैसा लगा आपके लिए ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।